हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि प्रजनन यानी मानव में जो प्रजनन होता है उसको कहीं तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, जैसे हो गया क्या प्रजनन क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने पढ़ा है मादा जननांग भी हो गया है, नर जननांग भी होगा। तो कहीं तक देखा जाए हमारा जितना भी टॉपिक था सब कवर हो गया है, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है आज हम उसे भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा तो कुछ बेहतर समझ में आएगा, है ना। जो रह गया और उसमें मान लीजिए कुछ ना भी समझ में आया होगा तो इसी से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, अगर देखें दोनों के सामने आपके डायग्राम बने हुए हैं, है ना। ये वाला है मादा। मादा को आप एक समान कह सकते हैं स्त्री से संबंधित जितने भी अंग आते हैं वो इसमें बनाए गए हैं। और इस वाले में देखें नर। नर का मतलब हो गया आप कह सकते हैं पुरुष। ठीक है, पुरुष में जितने भी अंग आते हैं वो बने हुए हैं। अगर दोनों में हम कंपैरिजन करके देखें तो ऐसा ही पता चल रहा है इनके सारे अंग जो होते हैं जननांग वो पड़े हुए इधर लिखे हुए हैं, और जो नर के हो गए ये और ये हो गए मादा के। दोनों के बारे में देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इसमें योनि और इसमें मैंने पढ़ा था क्या शिश्न, दो हो गए। और देखें मादा में क्या होता है, अंडाशय होता है ना। ये हो गया अंडाशय। और अंडाशय क्या होता है, मुखिका खुली होती है, और मुखिका जब खुलती है उसी की सहायता से, अंडवाहिनी की सहायता से ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, गर्भाशय में पहुँच जाते हैं। गर्भाशय में पहुँच करके क्या होता है, इनका निषेचन होता है। और क्या होता है, नर से शुक्राणु आते हैं और इसी गर्भाशय में अंडाशय में क्या करते हैं, भेदन करते हैं। और भेदन करने के बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और हमने पढ़ा था यहीं पर क्या होता है, मूत्र मार्ग भी होता है। और जो वक्र होते हैं वक्रों की सहायता से मूत्र जो होता है मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। और दोनों यानी अगर हम बात करें दो पार्ट होते हैं, इसी से मूत्राशय ये वाला पार्ट होता है और मूत्र जो होता है वो बाहर चला जाता है। तो ये दोनों ये पार्ट तो हो गए किसके, मादा के, यानी वक्र हो गया, मूत्रवाहिनी हो गई, ये भी आप जान गए हैं। तीसरा हो गया गर्भाशय, ये भी आप जान चुके हैं मूत्रवाहिनी क्या होती है। और अंडाशय क्या होता है आप ये भी जान चुके हैं। मुखिका क्या है इसके भी बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अंडाशय भी पढ़ लिया है, यौन भी पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें, ये हो गया आप क्या हमने एक दिन बात की थी, यानी ये हमारा होता है विषण। तो लिखने के लिए रह गया, लिख देते हैं भाई। ये हो गया क्या, विषण हो गया। ठीक है, यही क्या होता है, देखो इसके नीचे मतलब हो गया, इसके ऊपर जो पार्ट पे अधविषण, यानी इसके ऊपर क्या होता है, कुछ गोल गोल टाइप की नलिकाएं पाई जाती हैं। कुछ सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, गोल गोल टाइप की नलिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं नलिकाओं में क्या होता है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, यहीं पर। और जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है ये शुक्रवाहिनी की सहायता से जा करके कहाँ से, शुक्राशय में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और संलयन की क्रिया के पश्चात क्या होता है, ये शिश्नी की सहायता से बाहर मुक्त होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, ये वाला हो गया इसका मूत्राशय वाला पार्ट, और यहीं पर ही क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। और प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण देने के लिए एक प्रकार का पदार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गई मूत्रवाहिनी, जो हमारे वक्र में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, इन्हीं की सहायता से आकर के मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा है। अब दोनों में देख सकते हैं, कंपैरिजन करके भी पढ़ सकते हैं और बेहतर समझ में आएगा। जितना बेहतर आप देखेंगे, दोनों चित्र बने हुए हैं आपके सामने, आप देखेंगे और कंपैरिजन करके आप पढ़िए। आपको जो पिछले से पढ़ाया गया आप वो ज़रूर देखिए। आप जब पीछे को जो 3 हमारी क्लासें आई हैं पीछे, आप वो देखिए। उसके बाद ये चौथी जो आपके सामने है क्लास, आप इसे देखिए और कंपैरिजन करके पढ़िए, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब ये बात हो गई। अभी कुछ टॉपिक बचा हुआ है इसमें, जैसे हम बात कर लेते हैं परिवार नियोजन, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या को कैसे हम कम कर सकते हैं, यानी कंट्रोल करने की क्या क्या विधियाँ हैं। और जो सरकार कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से जो योजनाएं चला रही है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो हो गया। और भी एक टॉपिक और आपका बचा हुआ है निषेचन, है ना। तो निषेचन के बारे में पढ़ लेते हैं। बस हमें लग रहा है यही 2 टॉपिक बचे हुए हैं,
तो आइए उनको भी देख लेते हैं। आप क्या करिएगा, अगर आपको कंपैरिजन करके पढ़ना हो तो आप इन दोनों को बना भी सकते हैं, अच्छे से बना लीजिएगा और बनाने के बाद दोनों में कंपैरिजन करके पढ़िएगा और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करते हैं निषेचन। बात कर लेते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन यानी वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक, वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक मादा के शरीर में संलयन की प्रक्रिया द्वारा निषेचन करते हैं। ठीक है, संलयन की प्रक्रिया द्वारा निषेचन करते हैं। लिख लेते हैं एक बार। वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक निषेचन की क्रिया द्वारा नर और मादा युग्मक युग्मक मादा के शरीर में संयोजन या फिर कह सकते हैं संलयन की क्रिया द्वारा युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। निषेचन दो प्रकार का होता है। बात करें निषेचन कितने प्रकार का होता है? निषेचन दो प्रकार का होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है। एक की बात करें, पहला जो होता है बाह्य निषेचन। एक होता है बाह्य निषेचन और जो दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, यानी निषेचन की बात करें कितने प्रकार का? पहला हो गया बाह्य और दूसरा हो गया आंतरिक। यानी बाह्य और आंतरिक होते क्या हैं, दोनों के भी बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं भाई दोनों।
कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। अलग अलग भी लिखवा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं दोनों के बारे में, बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। पहला हमारा कौन सा था, बाह्य, बाह्य निषेचन। और जो दूसरा हमारे पास था वो आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, है ना। पहले देख लेते हैं जो बाह्य निषेचन होता है ये क्या होता है। यानी जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ये किसी के शरीर में ना होकर, समझ रहे हैं आप, कि शरीर में ना होकर, जैसे क्या होता है मनुष्यों में आपने देखा होगा जो निषेचन की क्रिया होती है कहाँ पर होती है, मादा में होती है। लेकिन बाह्य, बाह्य का जैसे हम बात करें, जैसे वायु हो गया, है ना, या जल, ऐसे जैसे वायु या जल में जो निषेचन होता है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। जैसे मछली, मछली में क्या होता है, जो नर और मादा होते हैं दोनों के या कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु एक ही स्थान पर पानी में रखे जाते हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर पानी में जब रखे जाते हैं तब उनका निषेचन होता है और एक जीव का निर्माण होता है। लेकिन मनुष्यों में क्या होता है, मादा में होता है और शरीर के अंदर होता है, इस वजह से हम लोग उसे आंतरिक कहते हैं। और ये पानी में हो रहा है, इस वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है, तो लिख लेते हैं, जब निषेचन जल या फिर हम कह सकते हैं शरीर के किसी भी भाग में ना होकर, किसी भी भाग में ना होकर अन्य किसी स्थान पर होता है, अन्य किसी स्थान पर होता है, स्थान पर होता है। ठीक है, जैसे मछली में निषेचन, मछलियों में निषेचन, ठीक है, मछलियों में निषेचन, मछलियों में निषेचन। अब आ जाता है दूसरा, आंतरिक निषेचन। यानी मनुष्यों में कैसा निषेचन होता है, जैसा अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था पीछे, वो कैसा निषेचन था, तो वह निषेचन जो था वो आंतरिक निषेचन था। तो ये भी लिख लेते हैं, वह निषेचन जो शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा, जैसे अगर बात करें, जैसे हो गया क्या, मनुष्य में निषेचन, मनुष्य में निषेचन। ठीक है, यानी हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है, निषेचन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या बचा हुआ है, जनसंख्या। आप इसे नोट कर लीजिए और आगे वो भी इसी वक्त देख लेते हैं और इस चैप्टर को क्लोज ही कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए।
ठीक है, अब हम बात करेंगे मानव जनसंख्या और परिवार नियोजन। यानी मानव जनसंख्या का मतलब ये होता है, जो हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, पहले हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी और धीरे धीरे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ना। इसी बढ़ोतरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, है ना। इसी जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या प्रभाव होंगे, दुष्प्रभाव हमारे ऊपर, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इनको रोकने के तरीके क्या हैं, हम किन प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब जानकारी प्राप्त करेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, परिवार नियोजन, है ना। और जनसंख्या, मानव जनसंख्या के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब वो ये हो जाएगा। और दूसरा, यानी दो चीज़ें हैं इसमें, परिवार नियोजन और पहला हो गया क्या, मानव जनसंख्या। इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे किस पर, परिवार नियोजन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव जनसंख्या के मनुष्य के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो यह भी देख लेते हैं। दुष्प्रभाव, मानव जनसंख्या के दुष्प्रभाव हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कैसे, जैसे अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, वाहनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम पड़ेगी और बेरोजगारी बढ़ सकती है ना। जैसे हमारे क्या हुए, मकान की समस्या आ सकती है, बेरोजगारी आ सकती है, तो ये सब क्या हो गए, दुष्प्रभाव हो गए। तो हम एक एक को लिख लेते हैं। जैसे हम पहला ही लिख लेते हैं, पहला क्या होगा हमारा, एक हमारा हो गया क्या, बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी कह सकते हैं बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। एक दूसरा क्या हो जाएगा, यानी खाद्य, जो हमारी खाने की सामग्री है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। खाद्य सामग्री में क्या होगा, कमी आएगी। तो हम कह सकते हैं खाद्य सामग्री में कमी आएगी। दो हो गए, तीसरा लिख लेते हैं परिवहन की समस्या। परिवहन की समस्या, परिवहन की समस्या हो गई, क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ेगी, खाद्य सामग्री में कमी आएगी, परिवहन की समस्या आएगी, मकान की समस्या हो गई, मकान की समस्या हो गई, है ना। और जैसे हम कह सकते हैं मकान की समस्या हो गई, खाद्य सामग्री की समस्या हो गई, और क्या हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था की समस्या आएगी। किसकी हो गई, शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो गई। शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो गई। और बहुत सी सारी समस्याएं आप लिख सकते हैं, इनको तो आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे प्रयोग होते हैं कि आखिर भाई अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, वो आपके सामने। और बहुत सारे आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम बात कर लेते हैं परिवार नियोजन। यानी ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, परिवार को नियोजित कर सकते हैं, यानी परिवार को एक सीमित कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि जनसंख्या ना बढ़े, है ना। उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन, परिवार
नियोजन। परिवार नियोजन। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या को रोकने के परिवार नियोजन, यानी बढ़ती जनसंख्या को रोकने के साधनों की सहायता से परिवार नियोजन किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। ये हो गई बात। अब देखते हैं इसमें दो प्रकार के साधन आते हैं। एक कौन कौन से आते हैं? दो प्रकार के। पहला हमारे कौन से हो गए? अस्थाई साधन। अस्थाई यानी जिनका प्रयोग हम कर करके क्या कर सकते हैं? जनसंख्या को सीमित कर सकते हैं। एक हो जाते हैं अस्थाई और दूसरे हो गए अस्थाई। यानी अस्थाई का मतलब क्या होगा? जैसे नसबंदी, पुरुष या महिला नसबंदी जो होती है वो अस्थाई होते हैं, है ना। और नसबंदी में क्या होता है? जो पुरुष में अगर बात करें तो जो उनकी अंडवाहिनी होती है उसको क्या किया जाता है? काट करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण ही नहीं होता है ना। ऐसे ही महिला में भी होता है महिला नसबंदी, जिसमें क्या होता है? जो उसका अंडाशय होता है, अंडाशय की पाइप अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी, यानी जो नलिका होती है उसे काट करके अलग कर दिया जाता है और उसे प्लास्टिक की सहायता से बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अंडाणु का निर्माण ही नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया अस्थाई साधन। और अगर हम देखें अस्थाई साधन तो एक होता है क्या? निरोध, है ना। और भी आ जाती हैं गर्भ निरोधक गोलियां भी आती हैं, जैसे मालाडी हो गई। और अगर बात करें गर्भ निरोधक सुइयाँ भी आती हैं, बहुत सारी सुइयाँ आती हैं जो आपको सरकारी, या आप देख सकते हैं सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती है जिसके तहत लगाई जाती हैं। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार देखा गया इससे क्वेश्चन बने हैं और इस बार तो पूर्ण संभावना है, क्योंकि काफ़ी सिलेबस कट कर दिया गया है, तो संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन बनने की। ठीक है, वो भी बात कर लेते हैं। इसको दो पार्टों में बांटते हैं, तो इसके दो पार्ट हम कर लेते हैं। देखेंगे अस्थाई और अस्थाई विधियाँ। पहले हम लोग बात करेंगे अस्थाई विधियाँ। अस्थाई विधियाँ क्या हैं? अस्थाई विधियाँ, है ना। और दूसरी हम बात करेंगे अस्थाई विधियाँ। अस्थाई विधियाँ, है ना। अगर हम देखें अस्थाई विधियाँ में क्या हो जाएगा? अस्थाई विधियाँ में क्या हो गया? पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी और दूसरा हो जाएगा महिला नसबंदी। महिला नसबंदी, है ना। और इसमें अगर बात करें अस्थाई में तो पहला हो जाता है कंडोम, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या हो जाती है? कॉपर टी, कॉपर टी। और तीसरे हमारे में आ जाती है कुछ दवाइयाँ। दवाइयों में जैसे बात करें जो बहुत ज़्यादा और आसानी से मिल जाती है, जैसे मालाडी, मालाडी हो गई। और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, आज ही लिख सकते हैं। और चौथी आ जाती है गर्भ निरोधक सुइयाँ। गर्भ निरोधक सुइयाँ,
सुइयाँ, है ना, जो आसानी से उपलब्ध हैं। सामुदायिक केंद्र पर आप जाइए और आपको क्या होगा, आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, आपको माला डी लेनी वो भी मिल जाएगी आसानी से। और क्या होता है, गर्भ निरोधक सुइयाँ आती हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं, है ना। तो ये सारी हो गए टॉपिक। अगर हम बात करें तो देखिए, जो बचा हुआ था हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। अगर इस लेसन की बात करें, अगर इसमें और भी कुछ बचा हुआ है तो आप क्या करिए कि कमेंट करिएगा, और अगर देखते हैं कमेंट में अगर कुछ बचता है तो वो भी पढ़ लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए हमारी तरफ से तो ये सारा चैप्टर क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।